नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर्स फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स CE 202 ओनली फॉर सिविल 202 फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोज़ की श्रृंखला में जो हमारा सिलेबस का चैप्टर 8 है फ्लो थ्रू पाइप्स, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है फ्लो थ्रू चैनल्स। इसमें बेसिकली ओपन चैनल्स की बात की जाएगी। तो हम पहले ये जान लें कि ओपन चैनल होता क्या है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई होती है वो कैसे होती है, वो मुख्यतः होती है पाइप्स के द्वारा। और पाइप्स भी एक तरफ तो सप्लाई पाइपलाइन से जुड़े रहते हैं और दूसरी तरफ वो हमारे घर के नल से जुड़े रहते हैं। तो वो बेसिकली क्लोज्ड पाइप कहलाते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर पेरिफेरी के होते हैं, उनमें से हम पानी को देख नहीं सकते। परंतु जो बहते हुए नदी नाले समुद्र नदियाँ होती हैं, इन सब में क्या रहता है, इनका एक भाग एटमॉस्फेयर के लिए खुला हुआ रहता है। तो ये सारे ओपन चैनल कहलाते हैं। और इस प्रकार के सभी जलाशयों में जो पानी का प्रवाह होता है वह होता है मुख्यतः ग्रेविटी और स्लोप के कारण। इसमें क्या होता है, ज़मीन पे ढलान होती है, ढलान पे पानी होता है और ग्रेविटी फ्लो लगता है जिसकी वजह से पानी बहता है। तो अभी हमने देखा कि ओपन चैनल क्या होते हैं और क्लोज चैनल क्या होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये हम कुछ चित्र देखेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ट्रेपेजॉइडल ओपन चैनल हो सकते हैं, क्लोज्ड कंड्यूट हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो एज पर क्रॉस सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। एज पर क्रॉस सेक्शन इरेगुलर, आर्टिफिशियल और नेचुरल सेक्शंस हो सकते हैं। नेचुरल सेक्शंस तो वही होते हैं जो कि स्वतः निर्मित होते हैं। आर्टिफिशियल सेक्शन जैसे कि चैनल्स, जैसे कि स्विमिंग पूल। और इरेगुलर सेक्शन, ये इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आवश्यकता के अनुरूप बनाए जाते हैं। और क्रॉस सेक्शन के अनुसार मुख्यतः उसका आकार, आकृति कैसी है, उसका क्षेत्रफल कैसा है, जैसे आयत है, त्रिभुज है या समलंब है, अकॉर्डिंगली इनको बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू कवरिंग, मतलब उन पे क्या ढका हुआ है उसके आधार पे ओपन और क्लोज होते हैं। अगर खुले हैं तो ओपन है, बंद हैं तो क्लोज टाइप के चैनल कहलाते हैं। जैसे कि नदी नाले नदियाँ तो ओपन है और सुरंगें, सीवर लाइन, अधभरे पाइप, ये सारी क्लोज्ड चैनल कहलाते हैं। फिर देन प्रवाह के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लो कौन कौन से चैनल्स होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चैनल्स के अंदर जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो थ्रू आउट फ्लो कॉन्स्टेंट रहती है, जबकि स्लोप चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो और वेलोसिटी होती है ये तो कांस्टेंट रहती है, जबकि इसका स्लोप चेंज होता रहता है। और इसके विपरीत अगर होता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म टाइप का कहते हैं। देन है पाइप और नाली प्रवाह में अंतर। मतलब नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है पाइप फ्लो और चैनल फ्लो। तो बेसिकली पाइप फ्लो और चैनल फ्लो में अंतर क्या होता है वो देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए, पाइप फ्लो चैनल फ्लो में जो मुख्य प्रथम अंतर है वो ये है कि पाइपलाइन में जो फ्लो होता है वो प्रेशर के कारण होता है, जबकि चैनल में जो फ्लो होता है वो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। सेकेंड जो अंतर होता है वो ये होता है कि जो पाइप्स होती है इनकी आकृति मोस्टली सर्कुलर या राउंड होती है, जबकि चैनल आयताकार, त्रिभुजाकार, समलंब आकार के भी हो सकते हैं। देन पाइप फ्लो में दोनों एंड्स के बीच जो प्रेशर में डिफरेंस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हेड लॉस को डिफाइन करता है, जबकि चैनल के अंदर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो जितनी चेंज होती है वो रिप्रेजेंट करती है हेड लॉस को। पाइप के अंदर स्लोप का होना रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि चैनल के अंदर फ्लो के लिए स्लोप का होना रिक्वायर्ड है। पाइप में जल की सतह द्रवीय ढाल रेखा के ऊपर या नीचे हो सकती है, जबकि नाली में जल की मुख्य सतह ही द्रवीय ढाल रेखा होती है। पानी में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप देख रहे हैं पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि और ये सेंट्रल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कॉमन है, सिमिलर टाइप का है। जबकि जो पाइप होता है चैनल होता है, चैनल के अंदर ये क्या होता है, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होता है। प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक टाइप के चैनल, यदि हमारे पास में कोई चैनल इस प्रकार का हो
कि उसकी आकार और आकार, आकृति और ढाल एक समान न रहे, उक्त तीनों में से किसी का मान बदलता रहे। आकार मतलब शेप, साइज एंड स्लोप, तीन चीज़ें, तीन फैक्टर हैं। शेप, साइज एंड स्लोप, अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लो, तो हम कहते हैं कि जो हमारा चैनल है वो नॉन प्रिज्मेटिक टाइप का है। तथा अगर शेप, साइज एंड स्लोप में से तीनों ही कांस्टेंट बने रहते हैं थ्रू आउट फ्लो, तो हम कहते हैं हमारा चैनल प्रिज्मेटिक टाइप का है। देन है ओपन चैनल फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। तो सबसे पहला चेज़ी का फॉर्मूला होता है। चेज़ी का फॉर्मूला बेसिकली जैसे हम पहले भी रीड कर चुके हैं, इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए होता है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इसके लिए जो हेड लॉस होता है वो होता है एफ डैश इंटू एरिया इंटू वेग की पावर n, और जो बी का क्षेत्रफल है वो p इंटू एल से दिया जाता है। वेटेड पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ चैनल, और जो इसके अंदर p है उसको ओमेगा ए आई ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को जब इक्वल करेंगे अपन, तो अपने पास में फाइनल फार्मूला जो इसमें आता है वो आता है आई बराबर एफ वी स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा, और इससे अगर v का मान निकालें तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ डैश एम इंटू आई। और इसमें जो ओमेगा अपॉन एफ है वो बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म है, अंडर रूट ऑफ ओमेगा अपॉन एफ, तो उसको अपन c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फाइनल फार्मूला आता है वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट ऑफ अंडर रूट m क्रॉस आई, मतलब मीन डेप्थ इंटू स्लोप, और इसे r इंटू एस भी लिख सकते हैं, द्रव्य माध्य गहराई और नाली का स्लोप। m इंटू आई बेसिकली जो दिया जाता है वो पाइप फ्लो के लिए दिया जाता है, और चैनल फ्लो के लिए r इंटू एस लिखा जाता है। अब अगर बेजिन का फॉर्मूला अपन इसके लिए लगाएं, बेजिन नाम के वैज्ञानिक ने क्या दिया था, उसने कहा था कि इस सिमिलर फॉर्मूला में जो c का मान है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 157.6 अपॉन 1.81 प्लस के अपॉन अंडर रूट एम। यहाँ पे जो k है वो बेजिन का कांस्टेंट है, जो कि सरफेस रफनेस पर डिपेंड करता है। स्मूथ सतह के लिए अलग मान होता है और खुरदुरी के लिए अलग मान होता है, जो कि टेबल के अंदर दर्शाया हुआ है। फिर है हमारे पास कटर का फॉर्मूला। कटर के फॉर्मूले में भी c का मान डिफरेंट होता है, और ये होता है 23 प्लस 0.00155 अपॉन आई प्लस 1 बाई एन, और अकॉर्डिंगली n डिनोमिनेटर। सिमिलरली इसमें जो हमारे पास में फैक्टर आता है निकल के वो n होता है, इसको कटर का कांस्टेंट कहते हैं, और ये भी रफनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, जिसके लिए भी टेबल हमको गिवन है। देन होता है मैनिंग का फॉर्मूला। मैनिंग का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये अंडर रूट ऑफ m क्रॉस आई को नहीं मानता। ये होता है 1 अपॉन n m की पावर 2/3 i की पावर अंडर रूट, और इसमें जो कांस्टेंट है n उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रुजोसिटी या रुक्षता गुणांक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रफनेस कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी को इफेक्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में हर बार लगभग आता है ये क्वेश्चन। पहला है सरफेस रफनेस। सरफेस की रफनेस जितनी ज़्यादा होगी हमारी, उतना क्या होगा, n का मान अधिक होगा। चैनल अलाइनमेंट, नाली का संरेखन, मतलब चैनल के ऊपर जो रेखाएं बनी हुई हैं वो नीचे से फ्लैट हैं कि नहीं है, तो ये क्या होगा कि अगर वक्रता त्रिज्या का मान कम होगा तो n का मान बढ़ेगा, और अगर रिपल्स होंगे तो भी n का मान बढ़ेगा। वेजिटेशन, अगर वनस्पति उगी हुई हो तो भी n का मान बढ़ता है। सिल्टिंग, अगर मिट्टी जमी हुई हो जगह जगह तो भी n का मान कम होता है, और अगर गड्ढे हों तो n का मान बढ़ता है। वाटर सरफेस एंड डिस्चार्ज, नाली में जल का तल बढ़ने से n का मान कम होता है, क्योंकि निस्सरण जल के तल के समानुपाती होने से n का मान कम होता है, परंतु अधिक निस्सरण में आधार के कणों में गति के फलस्वरूप n का मान बढ़ता है। तथा ट्रांसपोर्ट ऑफ सस्पेंडेड एंड बेड मटेरियल, जब कोई क्या कहना चाहिए, अवरोध रूप में अशुद्धियाँ बहकर आ जाएंगी और कहीं पे जम जाती हैं, तो वहाँ पर n का मान बढ़ जाता है। तो
इसके अंदर जो n का मान है वो वैसे भी अपन इस टेबल के थ्रू कैलकुलेट करके ले सकते हैं। ये अलग अलग दे रखा है, देखिए चिकनी सीमेंट लकड़ी के लिए अलग है, रुक्ष लकड़ी के लिए, कंक्रीट के लिए, ईंट के लिए, लोहे के लिए, ठोका चिनाई, मिट्टी, रोड़ी, घास युक्त मिट्टी इत्यादि के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आपके वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।